हाय गाइस, कैसे सभी लोग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है। इस वीडियो को 1.5x पर देखना है ना, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज कवर की है। तो मैं इसके बाद में और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, 15 अगस्त को हम कुछ बहुत तगड़ा, बहुत अमेजिंग, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल लेकर आ रहे हैं। तो जैसे कि मैं तुमको पिछले 2-3 वीडियो से बता रहा था ना कि हम लोग यार ऐसा नहीं है कि तुमको अकेले छोड़ देंगे। 15 अगस्त को कुछ बहुत बेहतरीन, बहुत तगड़ा आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, ये चीज़ जब तुम देखोगे ना, तुम्हारा दिल अलग ही लेवल का खुश हो जाएगा। मतलब अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि यार भाई, मतलब दिल खुश हो गया ये चीज़ देख के। ठीक है, 15 अगस्त को मिलते हैं। टाइम मैं अनाउंस करूंगा। मेक श्योर कि उस दिन आप वो वीडियो ज़रूर से देखो, बिकॉज नेक्स्ट लेवल होने वाली सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट 15 अगस्त याद रखना, ध्यान रखना, बाकी मैं तुमको बाद में याद दिलाता रहूंगा। और ये वो समय होता है जब हम एक्चुअली बहुत डरे होते हैं। किस तरीके से हम अपना सिलेबस फिनिश करें कि हम हाफ ईयरली में फोड़ सकें। फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन उसके पीछे मत भागो। हाफ ईयरली बहुत जल्दी आने वाली है। सितंबर के मंथ में मैक्सिमम बच्चों की हाफ ईयरली जो है वो चालू हो जाती हैं। और ये वो समय होता है जब हम एक्चुअली बहुत डरे होते हैं कि हम किस तरीके से भैया अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएं, किस तरीके से हम अपना सिलेबस फिनिश करें, चाहे वो साइंस हो गया, सोशल हो गया, मैथ्स हो गया, कि हम हाफ ईयरली में फोड़ सकें, बिल्कुल आग लगा सकें। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक, दिस इज अथर्व भैया, बैक अगेन विद ब्रांड न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग एग्जैक्टली यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी हाफ ईयरली के लिए अपना सिलेबस बहुत ही क्वालिटी के साथ में फिनिश कर सकते हैं। मैंने हमेशा तुमको एडवाइस दी है, कभी भी सिलेबस कंप्लीट करने, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन उसके पीछे मत भागो, क्वालिटी के साथ कंप्लीट करो। और आज मैंने आपको बिल्कुल स्टेप वाइज ये बताया है कैसे आप अपना सिलेबस इस अगले 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो फॉर योर हाफ ईयरली। इसलिए मैं पिछले 2-3 वीडियो से आपसे पूछ रहा था कि आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, हाफ ईयरली में क्या क्या आ रहा है। तो फाइनली वो इसी वीडियो के लिए था, है ना जी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बताया है मैंने, साइंस, सोशल, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, हम हर सब्जेक्ट के लिए किस तरीके से अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड होने तक आपके दिमाग से सारी गुत्थियां सॉल्व हो जाएगी और हाफ ईयरली तुम्हारी बिल्कुल सॉर्ट है। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, अगर आप नए हो, मैं आपको बता दूं कि हमारी ये जो तबाही फैम है ना, ये बिल्कुल ऐसे साथ में चलती है ना। और हम हर कठिनाई, हर प्रॉब्लम, हमारे एग्जाम में आने वाली हर टाइप की प्रॉब्लम जो है वो साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब आप इस चैनल से जुड़ते हो, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट योर एग्जाम, ये हमारी एग्जाम है। हम साथ में मिलकर जो है वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आपका जो अथर्व भैया है, साल के स्टार्टिंग से लेकर साल के एंड तक आपके साथ रहता है, हमेशा मैं आपके साथ रहता हूँ। ठीक है, और सिर्फ साल के एंड तक ही नहीं, तो हम आगे भी हमारी जर्नी साथ में कंटिन्यू करेंगे इसी। तो अगर आप नए हो, उस लाल बटन को दबा के इस चैनल का हिस्सा हो सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने यार एक प्लेज लिया है कि हम हाफ ईयरली में फोड़ के दिखा देंगे। हाफ ईयरली के अंदर जो तबाही फैम है ना, ये बिल्कुल सबको आउटशाइन कर देंगे। ठीक है, दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। अब देखो, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज़ें बताने वाला हूँ। ये जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, ये सिर्फ हाफ ईयरली तक लिमिटेड नहीं है, इसको आप अपने प्री बोर्ड्स के अंदर और बोर्ड्स के अंदर भी अप्लाई करोगे। ठीक है, पेन और पेपर निकाल लो, एक एक चीज़ मैंने डिटेल में समझाई है और एक एक चीज़ की वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं तुमको बता दूं कि हमारे पास ऑलमोस्ट 1 महीने का समय है। ठीक है, वी ऑलमोस्ट हैव 1 मंथ, है ना, क्योंकि किसी की हाफ ईयरली शायद सितंबर के फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगी, किसी की बाद में होगी, है ना। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ मैं आपको चीज़ें पहले बता दूं। मैंने हमेशा से ये चीज़ बोली है कि अगर आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन के लिए सिलेबस पढ़ोगे, चैप्टर्स पढ़ोगे ना, तो कभी भी दिमाग में नहीं घुसेगा। क्या भैया 1 महीने में हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल है? बिल्कुल है ना। लेकिन अगर आप उसको भगाओगे, अगर आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए करोगे, तो ठीक है, एग्जाम में अच्छे नंबर तो आ जाएंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट, वो चैप्टर दिमाग में रिटेन नहीं रहेगा। उसके लिए तुमको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें इस डबल मेहनत से बचना है। ठीक है, हो सकता है हाफ ईयरली में 2 चैप्टर हमसे कम पढ़े जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने भी पढ़ के जाओगे ना, वो क्वालिटी वाले पढ़ के जाने हैं। ये चीज ध्यान रखना। नहीं तो अगर तुम ऐसे ही पढ़ के चले जाओगे, बाद में उसी को वापस पढ़ना पड़ेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी, और बाद में इतना समय रहता नहीं है, टाइम बचता नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी। जो भी चैप्टर करूं, रात को, हमारी क्या लाइन है, हम हमेशा बोलते हैं, रात को 2 बजे उठा के भी अगर मुझसे कोई पूछ ले कि इस चैप्टर में ये क्या है, इसका आंसर बता, हम आंसर दे पाए। ठीक है, चलो जी, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास में है साइंस, सोशल, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। तो जो तुम लोगों ने मुझे डेटा दिया था, बताया था कि भैया हमारे एग्जाम में ये चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उसको मैंने कंपाइल करके रफली ये चैप्टर्स नोट डाउन किए हैं जो आपकी हाफ ईयरली में आ रहे होंगे। कुछ बच्चों के इसमें एक चैप्टर कम या ज़्यादा होगा, कुछ बच्चों के इसमें बीच वाला कोई चैप्टर नहीं होगा, तो वो तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। लेकिन सबसे पहले एक पेपर के ऊपर अपना हाफ ईयरली का सिलेबस लिख लो।
पता होना चाहिए क्या आ रहा है, नहीं तो बस बैठे हुए अरे भैया हाफ ईयरली आ रही है टेंशन हो रहा है, अबे लिखो तो सही कौन से चैप्टर आ रहे पहले हैं। तो ये चैप्टर जो है मोस्टली सभी केस में ये चैप्टर्स आ रहे होंगे, किसी केस में एक ज्यादा होगा एक कम होगा, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब देखो सबसे पहली चीज मैं आपको मैथ्स में ये बताना चाहता हूं कि आप अगर मैथ्स से डरते हो, जो कि मैक्सिमम बच्चे डरते हैं, तो कभी भी शुरुआत ऐसी मत करो कि वो शुरुआत होते से ही खत्म हो जाए। कहने का मतलब मेरा ये है कि यार आपको मैथ्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में शुरुआत हमेशा ऐसी करनी चाहिए जहां पर आप बहुत इजी चीजों से स्टार्ट करो। यहां पर जो मैंने येलो चैप्टर्स मार्क कर रखे हैं ना, वो बहुत इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे बहुत इजी चैप्टर्स हैं, आप इनको यू फिनिश कर सकते हो। ये इसका रीजन ये है, कारण ये है कि अगर आप बहुत टफ चैप्टर से चालू करोगे तो पहले ही कॉन्फिडेंस पूरा लूज कर जाओगे, और एक बार कॉन्फिडेंस लूज हो गया मैथ्स हमेशा टफ लगेगी। ये मैंने बात पहले बोल रखी है ना, इसीलिए आप जब भी शुरुआत कर रहे हो, शुरुआत आप इन चैप्टर से करो, इजी चैप्टर से करो। टफ चैप्टर्स को छोड़ दो, साइड में रख दो, मैं उसको बाद में देखूंगा, पहले मुझे उन चैप्टर्स पर फोकस करना है जो इजी है, क्योंकि अगर हम इजी पर भी ज्यादा फोकस नहीं करेंगे ना, तो जो मार्क्स हाथ में थे वो भी चले जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? जो मार्क्स हाथ में थे वो भी चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए पहली सीख अपनी ये है। अब ध्यान से सुनना, हमारा क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का। देखो आप जब भी ये चैप्टर पढ़ोगे, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, उसका वन शॉट देखो और उसी के साथ में एनसीईआरटी सॉल्व करो। अगर आप ऐसे चलोगे कि पहले वन शॉट देख लूं फिर बाद में खुद से एनसीईआरटी सॉल्व करूं, डबल मेहनत होगी और सही तरीके से मेहनत नहीं हो पाएगी, ठीक है। जब भी आप वन शॉट देख रहे हो, मेक श्योर कि जैसे ही आपका वो चैप्टर फिनिश होता है, जब भी आप यूट्यूब से देख रहे हो ना, जैसे ही वो चैप्टर फिनिश होता है, विद दैट तुम्हारी एनसीईआरटी भी फिनिश हो चुकी है। तो कैसे करेंगे हम? बहुत सिंपल है। जो भी लेक्चर आप देख रहे हो उसमें मान लो उन्होंने जो भी आपको टीचर ने पढ़ाया है, लेट अस से कि आपको रियल नंबर्स में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, ठीक है, पॉज करो, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पर आपकी एक्सरसाइज में जो भी सवाल है वो सॉल्व करो, एग्जाम्पल में जो भी सवाल है वो सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो। इससे आपके दिमाग पर एक प्रेशर रहेगा कि यार अब मुझे लेक्चर में आगे बढ़ना है ना, तो मैं फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना। और इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर भी हो सकता है कि अगर 2 घंटे का चैप्टर है तो आपको करने में 5 घंटे लगे, ठीक है, लेकिन वो 5 घंटे होते से ही चैप्टर पूरा हो जाएगा अपना, इस बात की गारंटी है ना। अगर आप पहले लेक्चर देखोगे फिर क्वेश्चंस करोगे तो ट्रैक नहीं रहेगा, इस केस में ट्रैक रहेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्व एज मेनी पीवाईक्यूज एज पॉसिबल। मैथ्स का एक सिंपल सा फंडा रहा है, मैथ्स में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं गिने चुने जो पिछले 10 सालों से चलते हुए आ रहे हैं। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप पीवाईक्यूज पर ज्यादा फोकस करो, और स्पेशली पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज। क्यों? क्योंकि इस साल पैटर्न चेंज्ड है, आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग के ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए पिछले 3 सालों के जो पेपर है हमारे, वो हमारे लिए ज्यादा मैटर करते हैं, है ना, उन पर हमको फोकस करना है। आपकी एनसीईआरटी में आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो गाइस जैसे हम लोग अभी पीवाईक्यूज की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने जैसे मैथ्स के अंदर भी पीवाईक्यूज की बात की, तो इसके लिए मैं तुमको एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि तुम जो पीवाईक्यूज वाली बुक आती है, पिछले 10 साल के पेपर की बुक आती है उस वाल की, वो तुम ले सकते हो। उसमें बेसिकली क्या है ना कि पिछले 10 साल के पेपर तो है ही सी, लेकिन उसमें ऐसी बहुत सारी की पॉइंट्स है, की चीजें हैं जो आप एक्चुअली आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प कर सकती है। जैसे कि इसके अंदर आपको हाईलाइटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, मतलब जो पेपर में आए थे लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस थे या फिर वो एनसीईआरटी में नहीं थे। प्लस आपको इसके अंदर माइंड मैप्स देखने को मिल जाते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है ना। 10 साल के तो पेपर है ही सही, मार्किंग स्कीम है प्रॉपर, कैसे टॉपर्स आंसर लिखते हैं, तो सारी चीजें सारे सब्जेक्ट की इस एक बुक के अंदर ही है। तो आप ये जो बुक है ये चेकआउट कर सकते हो। तो क्योंकि हम लोग पीवाईक्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं और आपको ये इस साल बहुत ज्यादा काम आएंगे, स्पेशली 2020 से लेकर 23 तक के, तो इसलिए मैंने तुमको रिकमेंड कर दिया। तुम नीचे लिंक दी गई है उसमें जाके परचेज कर सकते हो, मतलब उसके थ्रू परचेज कर सकते हो या फिर नियरेस्ट स्टोर से परचेज कर सकते हो। पर हाँ, मतलब अगर तुमको लेटेस्ट एडिशन चाहिए और वो लेटेस्ट वाला चाहिए तो लिंक मैंने दे दी है, वहां से जाकर तुम परचेज कर सकते हो। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी से पेपर आपका आता है, ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली में स्कूल वाले जानबूझ के पेपर टफ बनाएंगे, ये मैं वार्निंग तुमको पहले ही दे दूं, ठीक है, ये बात समझ के चलो। तो अगर नंबर कम आता है तो डरने की जरूरत नहीं है, बोर्ड्स का पेपर इजी आएगा, ठीक है जी। ग्रेट। आगे थर्ड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स के अंदर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन भी कर रखा है, भैया मेरे से मैथ्स हो जाती है, मैं मैथ्स घर पर सॉल्व कर लेता हूं, क्वेश्चंस घर पर हो जाते हैं, बन जाते हैं, लेकिन जब मैं वही क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने जाता हूं मुझसे क्वेश्चन नहीं बनता। तो क्या दिक्कत है मेरे में ऐसी? मैंने कहा तुम में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी कहां पर आ रही है? परेशानी आ रही है प्रैक्टिस में, है भैया, प्रैक्टिस में कर रहा हूं, एग्जाम की प्रैक्टिस में। देखो आप घर पर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप बहुत ही ऐसे रिलैक्स एनवायरनमेंट में करते हो ना, तो क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन वही एग्जाम एक प्रेशर वाला एनवायरनमेंट है,
वहाँ पर दिमाग चलना बंद हो जाता है ना। इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम हर 3 या 4 दिनों में मॉक टेस्ट या सैंपल टेस्ट अटेम्प्ट करें, है ना। जब तक आप एग्जाम देने की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक एग्जाम में आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, हम वो प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे। तुम घर पर वही सवाल सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम में नहीं हो पा रहा, कारण होगा ना कुछ, उसका इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है, प्रेशर वाला प्रॉब्लम है। इसीलिए हर 3-4 दिनों में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, 10-15 रैंडम क्वेश्चंस उठाओ, लिखो, खुद को टाइम दो और सॉल्व करना चालू करो। देखना वहां पर तुमको दिक्कत आएगी, किसी ना किसी क्वेश्चन में फंसोगे, और वही हमको प्रैक्टिस कर करके खुद को एग्जाम रेडी बनाना है कि हाँ यार, अब ना ये चैप्टर की मैंने मॉक टेस्ट भी दे दी, सैंपल टेस्ट भी दे दी है, अब यही सेम चैप्टर अगर इसमें उठ के आएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो सब कर लिया है, मैंने प्रैक्टिस भी कर ली और मैंने एग्जाम की प्रैक्टिस भी कर ली। ठीक है, रियल नंबर्स मैं तुमको बताऊंगा आगे जाके, हम लोग जब बोर्ड्स के टाइम पे बात करेंगे ना। एक ऐसी ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ, मैथ्स के अंदर हर चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन है गिने चुने जो घुमा फिरा के आते हैं। अगर तुमने वो 3-4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए ना, उसके बाद में सारे सवाल उन्हीं 3-4 के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मैं तुमको बताऊंगा आगे जाके, अभी वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, पर हाँ हम बात करेंगे उस बारे में। ठीक है, एंड लास्ट इज वीक एरियाज इज इक्वल्स टू मार्क्स कटिंग। देखो, आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक चैप्टर में हमारा कोई ना कोई वीक एरिया होता है ना, कोई ना कोई वीक पोर्शन होता है। हम जनरली क्या करते हैं कि बस रोते रहते हैं कि अरे मेरा वीक पोर्शन है, कुछ करते नहीं है उसके लिए। ये बात ध्यान रखो कि अगर मुझे एक बात बताओ, चलो सिंपल सी बात बताओ, एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी देश की आर्मी है ना, उस देश की आर्मी, अब किसी ने हर कोई ना कोई आर्मी में कुछ ना कुछ फ्लॉ तो होता ही है। ठीक है, कुछ ना कुछ फ्लॉ तो निकलता ही है, कहीं पर सिक्योरिटी में कोई ब्रीच है, कहीं पर कुछ इशू आ गया। तो लेट अस से कि वहाँ पर एक कोई देश की आर्मी है, XYZ कंट्री है, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, कोई भी कंट्री है, उसमें एक इशू है ना, एक वीक पॉइंट है, आर्मी में एक वीक पॉइंट है मान लो। अब क्या वो देश उस वीक पॉइंट को इग्नोर कर देगा? नहीं करेगा। वो देश सबसे पहले उसी वीक पॉइंट को सॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर दुश्मन को ये पता चल गया ना, वो उसी वीक पॉइंट पर वार करेंगे। हम जनरली, हमें पता है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है। हो सकता है कि क्वाड्रेटिक में तुमसे इस टाइप के सवाल सॉल्व नहीं होते हो सकता है कोऑर्डिनेट में इस टाइप के सवाल नहीं सॉल्व होते हो, लेकिन अगर हम सिर्फ ये रोते रहेंगे कि यार नहीं हो रहे, तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वो एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया तो मार्क्स तो कटने ही है। इसीलिए हर चैप्टर से ना एक नोटबुक बना लो, कुछ भी बना लो, पेपर बना लो, उसके ऊपर हर चैप्टर से अपने वीक पोर्शन लिखो ना, कि ये मेरा वीक पोर्शन है। अब इसके बाद में जैसे आपने वो वीक पोर्शन लिख लिया, एक दिन दो खुद को, यार इस वीक पोर्शन को ना मैं पहले एक बार ढंग से समझता हूँ, और 4 वीडियोस देखो यूट्यूब पे, ज्ञान बहुत है, हर जगह मिलता है। ठीक है, और 4 वीडियोस देखो, फिर उसके सवाल सॉल्व करो, वीक पॉइंट को सुधारते चलो, बैकलॉग में मत रखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बैकलॉग में रखोगे वीक पॉइंट वीक ही रहेगा और एग्जाम में नंबर और काट देगा। ठीक है, ये चीज अपने को मैथ्स में बहुत ध्यान रखनी है। फिर से बोल रहा हूं मैं कि ज्यादा फोकस करो ऑन गिविंग मॉक टेस्ट्स, ऑन गिविंग सैंपल टेस्ट्स। ठीक है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ओके जी, अब हम बात करते हैं साइंस की। ठीक है, तो साइंस के अंदर भी मैंने 3 डिवीजन किए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, अब रफली ये डेटा जो मुझे तुम्हारे कमेंट से मिला है वो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हारे इसमें शायद लेट अस से कहाँ गया, हेरिडिटी ना आ रहा हो, तुम्हारे इसमें रिप्रोडक्शन आ रहा हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, तो मैंने एक रफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अपने चैप्टर शायद आ रहे होंगे। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं ईजी टफ का, क्योंकि साइंस के अंदर भाई हर एक चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, भैया ये रिएक्शन याद करनी है क्या, भैया ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्या। को हमारे तबाही बैच के अंदर भी बहुत सारे बच्चे हमेशा पूछते हैं कि भैया ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्या, रिएक्शन याद नहीं हो रही, कैसे करें। तो मैं तुमको आज वही बताता हूँ कि केमिस्ट्री में एक्चुअली करना क्या होता है, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए हमको क्या करना होता है। और ये टिप सिर्फ हाफ ईयरली के लिए नहीं है, ये बोर्ड्स के लिए भी है। ठीक है, सबसे पहली चीज, ओनली 1 शॉट्स, L1 L2 के पीछे मत भागना। ठीक है, क्योंकि तुम खुद नोटिस करोगे कि लेक्चर खुद देखना, ये चीज मैट्रिक खुद ऑब्जर्व करना, किसी भी चैप्टर के L1 वाले लेक्चर पर बहुत व्यूज होते हैं पर L2 पर बहुत कम होते हैं। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि L1 तो देख लिया पर L2 देखने आए ही नहीं, है ना। तो वो क्या है कि वो स्किप हो जाता है, फिर अरे छोड़ो, अरे क्या करना। तो अल्टीमेटली बच्चे 1 शॉट ही देखते हैं, तो आप 1 शॉट ही देखो, दैट इज बेटर। ठीक है, अब समझना ध्यान से, स्टेप नंबर 1 क्या है, फोकस ऑन क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स। आप 4 प्रकार के सवाल अगर रट के जाओगे नहीं काम बनेगा। उसका रीजन क्या है, ध्यान से समझो। स्टेप नंबर 2, टू टेस्ट अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ केस बेस्ड, पिक्चर बेस्ड एंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये टेस्ट करने के लिए आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये 3 टाइप के सवाल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते। पहली बात तो ये है।
आप अगेन कैसे सॉल्व कर सकते हो इन सवालों को? आप चाहो तो उस सवाल की क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो जो मैंने तुमको रिकमेंड कर रखी थी, या फिर पिछले 3 सालों के पेपर से कर सकते हो। कारण ये है कि ये वाले टाइप के सवाल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली साइंस के अंदर, क्योंकि साइंस पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं वो तभी पता चलेगा जब आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो तो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट्स। वो टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, तब समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, फोकस मोर ऑन रिएक्शंस विद डायरेक्ट यूज। देखो मेरी जान, आप मेरे से पूछते रहते हो कि यार भैया कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बता दो, कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बता दो। देखो ज़्यादातर वो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती है जिनका कुछ डायरेक्ट यूज़ होता है, जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में आपका जो AgCl वाला है, ठीक है, या फिर क्लोरो एल्कली प्रोसेस हो गई, उसमें आपका जो क्लोरो एल्कली प्रोसेस में पूरा वो क्लोरीन वोरीन का सब पूरा सिस्टम है वो हो गया। ये ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें आपका डायरेक्ट यूज़ होता है ना। आप देखो ब्लीचिंग पाउडर वाला, आप देखो POP वाला। अपने को पता है कि यार सॉल्ट में हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कल को उठ के मुझसे पूछ लिया गया व्हाट इज POP कैसे बनता है, व्हाट इज जिप्सम, तो मुझे उस आंसर में रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, है ना। तो ये अपने को सेंस लगाना पड़ेगा कि जितनी भी रिएक्शन जिनका यूज है वो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 70% जो पेपर आता है वो इसी से आता है। ठीक है, इसीलिए ये चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जैसे कि ये रिएक्शन देखो, ये वाली रिएक्शन हो गई, ये वाली रिएक्शन हो गई, दोनों ये क्लोरो एल्कली वाली है, ये अपनी AgCl वाली है ना। एक पेपर उठाओ, ठीक है, पेपर उठा, मैंने ये चीज बताई है पहले भी, पेपर उठाओ, ठीक है, उस पेपर के अंदर जितनी भी रिएक्शंस है आपकी केमिस्ट्री की, जितनी भी रिएक्शंस है ना, वो सारी लिख डालो, एक एक करके लिख डालो, नाम लिखो ऊपर, नीचे उसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना और जो भी यूज उसका है वो लिख देना। ठीक है, सारे लिखो और रोज विजिट देम, जस्ट गिव 10 मिनट्स एवरी डे, चलते फिरते 10 मिनट खुद को दो और जस्ट विजिट देम एवरी डे, तुमको अपने आप सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। देखो कभी भी ना आप अगर स्पेशल एफर्ट्स डाल के बार बार वो रटने जाओगे ना, कभी भी याद नहीं होगी, है ना, ये चीज ध्यान रखना। आप ऐसे ही रैंडमली घूमोगे फिरोगे, उसको पढ़ोगे ना, विद टाइम आपके दिमाग में घुस जाएंगे। ये रिएक्शंस अगर सारी याद करनी है तो दिमाग में घुसानी पड़ेगी, रट के काम नहीं चलेगा, रट के सिर्फ सरफेस पर रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट। और अगर तुम चाहते हो, देखो मैं तुमको 2 चीजें बता दूं, अगर तुमको नोट्स बनाने हैं खुद से तुम बना सकते हो, वेल एंड गुड। सबसे बेस्ट चीज़ वो होती है, अगर टाइम नहीं रहता है, टाइम नहीं है और अगर तुमको अच्छे प्रॉपर रिफाइंड बेस्ट नोट्स चाहिए तो अपनी वेबसाइट padle.in पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। हर चैप्टर के नोट्स अवेलेबल है, मैं लिंक भी सारे नीचे आपको दे दूंगा। दूसरी चीज़, अगर आपको वेबसाइट विजिट नहीं करनी, अगर आपको अपने फोन में ऑफलाइन करना है, पढ़ले की जो ऐप है, अपनी जो ऐप है, उसमें आप जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आप ऑफलाइन कर सकते हो उसको। ठीक है, वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो चाहे वेबसाइट पर जाओ, चाहे आप ऐप पर जाओ, आप दोनों जगह जाकर नोट्स एक्सेस कर सकते हो। हर चीज़ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ग्रेट। और ये चीज़, और एक और चीज़, ये जो सारी रिएक्शंस होती है ना केमिस्ट्री के अंदर, ये सारी रिएक्शंस हमने 1 पेज नोट्स के अंदर डाल रखी हैं, मतलब एक तरीके से वो बना रखा है, हर चैप्टर का वो बना रखा है कि ये रिएक्शन है, तो तुम वहां से भी उसको देख सकते हो। चाहो तो खुद बनाओ, मैं रिकमेंड करूंगा कि यार 1 घंटा निकाल के खुद बना लो, बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। और 70% पेपर उसी से आते। तुम मुझे बताओ और है क्या केमिस्ट्री में? अगर तुम कार्बन वाला चैप्टर छोड़ दो तो और है क्या? मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर भी वही सारी चीजें कि भाई ये कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, वो कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, जिंक आप, और वही सब चीजें है ना। तो अगर ये रिएक्शंस लिख ली तो तुम्हारा 70% तो यही हो गया, बाकी का 30% थ्योरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। अरे ये बार बार क्या हो रहा है? बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे? लर्निंग ऑफ प्रोसेसेस। भैया प्रोसेसेस याद नहीं होती है ना। मैं न्यूट्रिशन क्या है, डाइजेशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, याद नहीं कर पा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा कैसे इसको किया जाए। बायोलॉजी में अगर आप प्रोसेसेस रटने जाओगे, याद करने जाओगे, कभी नहीं होगी। ठीक है, कभी भी नहीं होगी। बायोलॉजी को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप जब तक बायोलॉजी को फील करके नहीं चलोगे ना, तब तक वो आपको ऐसा बहुत ही बेकार सा सब्जेक्ट लगेगा कि यार ये क्या है, इसमें क्या नाम है। इसीलिए सबसे पहली स्टेप ये है, स्टेप नंबर 1 दैट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी फॉलो इज मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ एवरी चैप्टर। हर चैप्टर का एक माइंड मैप बना लो। माइंड मैप एज इन, तुमको मैं दिखाता हूं, ये देखो, ये दिख रहा है तुमको? ये माइंड मैप नहीं है, 1 पेज नोट्स है, जो पढ़ले के 1 पेज नोट्स हैं। ठीक है, जो अपने बहुत समय से चलते आ रहे हैं और ये भाई तुम्हारे सीनियर्स ने बहुत यूज़ किए, इनफैक्ट टीचर्स ने बहुत यूज़ किए स्कूल में, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं तुमको लिटरली बता नहीं सकता हूँ कि मैं जिस स्कूल से निकला हुआ हूँ ना, उस स्कूल में भी टीचर्स ने इन नोट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, हर जगह, कोविड के टाइम पे हो गया, बाद में हो गया, दीज नोट्स हैव बीन यूज्ड, जो 1 पेज नोट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम
पेजेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और बहुत क्रिस्प है, ठीक है। सो मैं वही कह रहा हूं तुमको कि हर एक चैप्टर का 1 पेज नोट्स बनाओ, ठीक है। उसमें आपको हर चैप्टर का फ्लो पता चलेगा। अब अगर तुम ऐसे याद करने जाओगे व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज डाइजेशन, याद नहीं होगा। याद कैसे करना है? अच्छा, न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। फिर उसके बाद में खाना जो है मेरा पेट में जाएगा। पेट में कैसे जाएगा? पेट में ईसोफेगस के थ्रू जाएगा। अच्छा, फिर क्या ईसोफेगस में डाइजेशन होता है? नहीं यार, ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। फिर मेरा खाना पेट में जाएगा, पेट में फिर क्या होगा? डाइजेशन होगा। ये जब फ्लो याद करोगे ना, तब तुम्हें असली बायोलॉजी याद होगी। अब वही तुम सोचो, व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज ईसोफेगस, व्हाट आर द एसिड्स दैट आर रिलीज्ड इन स्टमक, ऐसे करोगे तो कभी याद नहीं होगा। फ्लो में याद करो, फ्लो में पूरा चैप्टर याद हो जाएगा तुमको, लिटरली कह रहा हूं। इसलिए माइंड मैप या फिर एक फ्लो अपने चैप्टर का बनाओ, नहीं तो बना हुआ है भाई, बहुत क्रिस्प है, ठीक है, इसको यूज करो, है ना। नेक्स्ट चीज क्या है? रिवाइज यूजिंग दिस माइंड मैप टू स्कोर अमेजिंग। वही चीज है कि भाई ये एक बार तुमने चैप्टर पढ़ लिया, अब इट इज ऑल अबाउट रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन, है ना। वो इंफॉर्मेशन तुम किताब खोल के भी बार बार रिटेन कर सकते हो या फिर इसके थ्रू भी कर सकते हो। ये ज्यादा इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि पहली बात तो तुमको ये देखते से डराता नहीं कि अरे यार बस 15 पेजेस की बुक है कैसे करूंगा। देखते से तुम्हारे दिमाग में पूरा फ्लो छप जाता है। अब डिटेल्स के लिए तुम एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हो। आसान चीज है कि नहीं? मजेदार चीज है यार, बायोलॉजी कोई टफ थोड़ी है। ओके जी, आगे चलते हैं, बात करते हैं फिजिक्स की, है ना। फिजिक्स की मैं तुमको ऐसे ही बता दूंगा क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ था नहीं, है ना। मैंने इसलिए फिजिक्स वाला पेज ऐड नहीं किया था। देखो एक चीज ध्यान रखो, फिजिक्स के अंदर मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आती है। देखो फिजिक्स में दो चीजें हैं, एक है थ्योरी, दूसरा है न्यूमेरिकल, ठीक है। एक है थ्योरी, दूसरा है न्यूमेरिकल। ओके जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, छोड़ दो, न्यूमेरिकल्स छोड़ दो, ओनली फोकस ऑन थ्योरी। सिर्फ थ्योरी पर फोकस करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। थ्योरी पर फोकस करो। वन शॉट, इसका भी वन शॉट देखो, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लो थ्योरी पर फोकस करके। अब एक और बात ध्यान रखो, इसके अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जितने हो सकते हैं उतने केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, उतने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन में जनरली आपसे इलेक्ट्रिसिटी का सवाल पूछेंगे, उसमें न्यूमेरिकल आता है ना, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है अपने लिए। वो आपसे लाइट का क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, वो आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग सिचुएशन देंगे, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे। इसी कारण से हमें ज्यादातर फोकस, देखो अब एनसीईआरटी के अंदर ये सवाल नहीं होते हैं, है ना, तो आप जब अपना चैप्टर पढ़ोगे, है ना, उसके बाद में वन शॉट पढ़ोगे, फिर नोट्स पढ़ोगे, ठीक है, उसके बाद में आप सवाल सॉल्व करोगे, पीवाईक्यूज करोगे, लेकिन ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से अपने को असली में पता चलेगा कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है या फिर नहीं है। और मैं तुमको अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। देखो फिजिक्स में अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने ना, तो हमें क्या होता है, जब हम एनसीईआरटी खोलते हैं, बुक खोलते हैं, तो हर टाइप का सवाल मिलता है। रेजिस्टेंस के ऊपर भी सवाल है, रेजिस्टिविटी के ऊपर भी सवाल है ना, उसके बाद में फिर ओम्स लॉ पर भी सवाल है, हर टाइप का सवाल है। आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ना कोई एक टॉपिक उठाओ। जैसे कि मान लो आपने रेजिस्टेंस उठाया, ठीक है, अब रेजिस्टेंस के ना 10 सवाल करो। इससे आपके रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स पक्के होंगे। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं बस, कि यार रेजिस्टेंस की कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, मैं कर लेता हूं, कैसा भी सर्किट हो मैं सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। इससे आपको हर टॉपिक में कॉन्फिडेंस गेन करो। देखो आप अगर सारे क्वेश्चंस कंबाइन करोगे ना, किसी ना किसी में तो फंसोगे, इसलिए एक एक करके चलो। ओम्स लॉ पर सवाल करने 10 क्वेश्चन ओम्स लॉ के करो, फिर 10 क्वेश्चन अपने रेजिस्टेंस की करो, सर्किट सॉल्व करो, फिर 10 क्वेश्चन रेजिस्टिविटी वाले करो, और आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि रेजिस्टिविटी हो गया, ओम्स लॉ हो गया, या फिर लाइट हो गया, कोई भी हो गया, एक पॉइंट के बाद में ना क्वेश्चंस रिपीट होना चालू हो जाते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर मैं तो आपको बोल रहा हूं, मैं पावर और रेजिस्टेंस, ये सारे जो सवाल है ना, ये घिसे पिटे सेम टाइप के सवाल आते हैं, सेम टाइप के सवाल आते हैं, है ना। तो एक एक टॉपिक उठाओ, उसके 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो, 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो। इससे आपका एक एक वो क्लियर होता जाएगा कि हाँ यार ये समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। सारे सब कंबाइंड सॉल्व करोगे ना, नहीं होते हैं। ये बात मैंने एक्सपीरियंस की, इसलिए तुमको बोल रहा हूँ। सेम गोज विथ लाइट में तो आपका मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला पर ही आता है, तो अगर वो भी आप अच्छे से कर लोगे तो उसमें बाकी कोई टेंशन तुम लोग को नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस की। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास में सोशल के अंदर ये चैप्टर जो तुमने बताए थे वो यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, है ना। अब अगेन ऊपर नीचे हो सकता है। एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूं, हिस्ट्री के अंदर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एक बहुत ज्यादा डिबेटेड चैप्टर है ना। ये चैप्टर में आपको पढ़ाई करते समय दिक्कत आएगी। एक बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो ये है कि इस चैप्टर को अपने आप में एक सब्जेक्ट ट्रीट करके चलना, ठीक है।
ये चैप्टर में अगर आपको बहुत डिटेल में चीज़ों को जानना है तो बड़ा चैप्टर है, समय लगता है, इसीलिए इसको एक अपने आप में सब्जेक्ट मान के चलो, ठीक है। तो इस पे आपका टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम भी मत लगा देना कि बाकी चैप्टर्स अपने जो है वो रह जाएं, है ना। तो मैं पहले तुमको बोल रहा हूँ कि इसको इंस्टॉलमेंट्स में करना, एक साथ नहीं होगा ये चैप्टर, इसको इंस्टॉलमेंट्स में ही करना, ठीक है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को सोशल साइंस के अंदर? सबसे पहली चीज़, इसमें तुमको बहुत मजा आएगा, देखना। वॉच वन शॉट एंड रीड एनसीईआरटी साइमल्टेनियसली टॉपिक बाय टॉपिक। जब भी आप वन शॉट देख रहे हो ना, देखो एनसीईआरटी पढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत ही टायरिंग टास्क होता है, स्पेशली इन केस ऑफ सोशल साइंस। इसीलिए जब भी आप लेक्चर देख रहे हो ना, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, पॉज करो, उसकी एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, और फिर आगे चलो। क्योंकि पहले लेक्चर देखोगे फिर एनसीईआरटी करोगे, बहुत टायरिंग टास्क है और थक जाओगे, फिर तुमको लगेगा यार एनसीईआरटी छोड़ो, मैं सीधा नोट्स कर लेता हूँ। पर सोशल में एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। अगर तुम नोट्स रेफर करना चाहते हो, पढ़ ले के नोट्स हैं, हर एक चीज उसके अंदर डिटेल में है, बट स्टिल आई विल रिकमेंड यू कि आप एनसीईआरटी करो, नोट्स तो अपने पास है ही सही, है ना। ये चीज ध्यान रखो। विथ योर लेक्चर रीड द एनसीईआरटी। क्या अंग्रेजी बोली वाह, ठीक है। दूसरी चीज, कीप इन माइंड द फ्लो ऑफ चैप्टर, एवरी डिटेल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हर डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये बात समझ लो। अगर मैं तुमको एग्जांपल दूं पावर शेयरिंग चैप्टर का, सिविक्स में कोई भी चैप्टर उठा लो तुम, पावर शेयरिंग चैप्टर में एग्जांपल में ले रहा हूं, है ना, क्योंकि वो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि 5 टाइप के सवाल होते हैं। वही 5 टाइप के सवाल तुमको घुमा फिरा के या तो 2 नंबर में, या तो 3 नंबर में, या तो 5 नंबर में पूछेंगे। अगर वो, मैं बहुत सारे बच्चों को इनफैक्ट ये भी बोला है कि अगर तुम वो सिर्फ 5-6 सवाल कर लेते हो, है ना, तुमको मिल जाएंगे वो, कहीं पर भी तुम उसको देखोगे ना, तुम्हारे PY के उसमें तुमको मिल जाएंगे, जो मैंने तुमको रिकमेंड किया उसके अंदर मिल जाएंगे तुमको। अगर वो 5 सवाल भी कर लोगे ना, तो भी मैं तुमको बोलता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं आज तक, वो सिर्फ 5 सवाल करके गए हैं और उसमें उन्होंने फुल मार्क्स स्कोर किए उस चैप्टर में, ठीक है। मैं तुमको ये करने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुमको बता रहा हूँ कि यही बात होती है। वो जो होता है ना पैरेटोस प्रिंसिपल, क्या होता है, यही होता है कि जो आपका 80% पेपर आएगा वो 20% टॉपिक्स पे से आएगा, है ना। ये बात का ध्यान रखना। इसीलिए हर एक डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को मेन फोकस करना है उन सवालों में जो पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, और वो आप PYQ से आसानी से देख सकते हो, ठीक है। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, जैसे कि मैंने तुमको बताया, है ना। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो भाई बच्चों ने लास्ट ईयर फॉलो की थी, एंड दे किल्ड इट। देखो आपको पता है कि डांडी मार्च एक टॉपिक है ना। अब डांडी मार्च पर आपसे वो या तो 2 नंबर का सवाल पूछ सकते हैं, या तो 3 नंबर का पूछ सकते हैं, या तो 5 नंबर का पूछ सकते हैं। मतलब ये एक टॉपिक है, इस टॉपिक पर मेरे पास अलग अलग टाइप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मुझे 5 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, 3 का आएगा तो 3 लिखने पड़ेंगे, 2 का आएगा तो अगेन 2-3 लिखने पड़ेंगे। आपको हमेशा एक टॉपिक को इन 3 आंसर्स के हिसाब से फ्रेम करके रखना है अपने दिमाग के अंदर। अगर 3 नंबर का सवाल आया तो मैं ये 3 पॉइंट्स लिखूंगा, 2 का आया तो मैं 2 पॉइंट्स लिखूंगा, और 5 का आया तो मैं ये 5 पॉइंट्स लिखूंगा। इसीलिए हमेशा हर टॉपिक को 5 नंबर के हिसाब से प्रिपेयर करना, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अगर डांडी मार्च पर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं ये 5 पॉइंट्स लिखूंगा। इन 5 पॉइंट्स आपको बनाने हैं, उन 5 पॉइंट्स में पूरे के पूरे टॉपिक को सम अप कर दो, ठीक है। कि कब चालू हुई थी, किसने चालू की, किन्होंने सपोर्ट किया, कहां पर एंड हुई, क्या था उसका रीजन, क्या था, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपने बनाए, इन 5 पॉइंट में सारी इंफॉर्मेशन आ गई, डन, टॉपिक इज डन। अब सवाल वो आपसे कोई भी करे, आपको इन्हीं 5 पॉइंट में से आंसर देना है, एंड इट इज दैट सिंपल। ये लॉजिक अगर तुम समझ गए ना, हर टॉपिक, कोई भी टॉपिक उठा लो, फिर तो तुम कोई भी टॉपिक उठा लो, तुम भले ही जो आखिरी में जो अपना वो क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर जो डेवलपमेंट वाला चैप्टर है ना, वो उठा लो, कोई भी उठा लो, तुमको वही चीज सेम देखने को मिलेगी कि यार ये टॉपिक है, 5 पॉइंट्स अगर मैंने इसके निकाल लिए मेन, तो अब इसी में से सवाल आएगा, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं एटलीस्ट वो तो, है ना, बस फिर हो गया मेरा काम। और एक नंबर वाले सवाल तो बहुत ऐसे जनरल, मतलब क्या कह सकते हैं, ऐसे जनरल से क्वेश्चन होते हैं वो, ठीक है। तो आप मेजोरिटी तो कर लोगे, अगर 70 नंबर का पेपर है तो 50-55 तक तो पहुंच जाओगे बहुत इजीली, बहुत कम एफर्ट्स में, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन ऑल पिक्चर्स एंड डोंट स्किप एनसीईआरटी। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं सोशल साइंस के अंदर, स्पेशली हिस्ट्री के अंदर, तो अपने एनसीईआरटी अपने को स्किप नहीं करनी है, ठीक है। ये बात अपने को सोशल में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। 2 बातें कहना चाहूँगा, 2 लाइन में डेडिकेट करना चाहूँगा। वो ये है कि इंग्लिश और हिंदी पर ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करना, उतना ही टाइम स्पेंड करना जितना रिक्वायर्ड है। आपको अपने डेली रूटीन में इंग्लिश हिंदी डालने की ज़रूरत नहीं है, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होना है, उल्टा नुकसान होना है। क्या नुकसान होना है कि आप मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना आपका रह जाएगा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी प्रिपरेशन के लिए कंपैरेटिवली बहुत कम समय मांगता है, ठीक है, बहुत कम समय मांगता है।
अगर आपकी इंग्लिश हिंदी वीक है तो थोड़ा ज़्यादा समय दे दो, पर इतना भी ना दो कि आप उसको बाकी सब्जेक्ट्स की जगह पर रख दो। क्योंकि क्या है, इंग्लिश हिंदी आपको स्कोर बूस्ट करने में हेल्प जरूर करेगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में फिर वो अगेन आपका स्कोर कम करवा सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे रोज 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 लेके बैठोगे तो। ठीक है, इसी कारण से भाई किसी से भी पूछ लो, हर कोई एग्जाम के एंड में ही करता है इंग्लिश हिंदी। तो करना कैसे, बहुत सिंपल है, हर चैप्टर के समरी वीडियोस देखो, उठाओ समरी वीडियोस देखो, है ना, वो आपको उसी के अंदर क्वेश्चन वेश्चन बता देते हैं, वो 10-15 क्वेश्चंस देख लो, अपनी बुक रीड कर लो, हो गया काम खत्म, है ना। और अगर बहुत ही कम समय है, कल ही पेपर है, तो बस समरी देखो, ठीक है, उसके 4-5 PYQs देख लो जो आए हुए हैं, या फिर क्वेश्चन बैंक वगैरह से देख लो, खत्म। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, अगर कल ही पेपर है, फटाफट समरी देखो 15-20 मिनट की, क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसमें से 10-15 सवाल देखो, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 5 नंबर के, खत्म, है ना। क्योंकि मैक्सिमम टाइम पर आपके जो बड़े सवाल होते हैं इंग्लिश हिंदी के अंदर, वो किसी चैप्टर के मॉरल पर बेस्ड होते हैं या फिर किसी चैप्टर के इंसिडेंट पर बेस्ड होते हैं, तो वो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब सॉर्टेड है। ग्रामर में अगर तुमको ग्रामर नहीं आती है, मैं तुमको फिर से बता दूं, गिने चुने 3 टाइप के सवाल आते हैं, है ना, वो 3 टाइप के सवाल अपने को करने होते हैं, पर अपने पास अभी समय है तो हम ग्रामर करेंगे, ऐसा नहीं है, पर फिर भी तुमको बता के रखा हूं। विद दैट बीइंग सेड, हमारा आज का ये जो वीडियो है होता है समाप्त। ए से लेकर जेड तक मैंने हर एक डिटेल शेयर की है वीडियो के अंदर, किस तरीके से प्रॉपरली आप अपना सिलेबस फिनिश कर सकते हो। इसके बाद तुमको हाफ ईयरली का सिलेबस, क्या बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दैट बीइंग सेड, सारे नोट्स अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री 1 पेज नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको मैथ्स में फॉर्मूला शीट चाहिए, फिजिक्स में फॉर्मूला शीट चाहिए, वो भी अवेलेबल है, हर एक चीज़ अवेलेबल है, तुम मांगो तो हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। एंड अगर आप नए हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लोग अभी अपने बोर्ड्स के लिए और हाफ ईयरली के लिए बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करने वाले हैं, और बहुत जल्दी बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है तुम लोगों के लिए, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय। और हाफ ईयरली में तबाही फैम आग लगा के आएगी, फोड़ के आएगी, ये चैलेंज है, करके दिखाएंगे, ठीक है। गुड बाय, लव यू ऑल, वर्चुअल छुट्टी।